हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं कैरियर पथ एप्लीकेशन पे। और आज की जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है, इतिहास ऑप्शनल को लेकर, यानी कि वैकल्पिक विषय जिनका इतिहास है वो हमसे जुड़ सकते हैं। वो चाहे लोक सेवा आयोग में हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, या यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हो। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो इतिहास का सिलेबस है वो लगभग मुख्य परीक्षा में हर एक जगह एक जैसा ही है। मैंने जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया आपके सामने, जिन जिन भारतीय राज्यों की मैंने अभी आपसे चर्चा की, उनका सिलेबस लगभग कुछ कुछ वैसा ही है। मतलब कुछ क्या कहिए, बहुत कुछ वैसा है जैसा संघ लोक सेवा आयोग का है, यानी कि जैसा यूपीएससी का है उसी तरीके से इनको भी डिजाइन किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इतिहास विषय को लेकर उहापोह रहती है लोगों की कि आखिर क्यों हम इतिहास को ही ऑप्शनल रखें, या हमारा वैकल्पिक विषय इतिहास क्यों होना चाहिए। तो इसके पीछे मैं दो बड़ा तर्क आपको दूंगा, जो शायद आपको ये समझाने के लिए थोड़ा आवश्यक भी हो जाता है और जरूरी भी है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्योंकि आप लोग एक वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति हैं और यहाँ पे अगर तर्क के आधार पे आपके सामने बातें रखी जाए तो आप बहुत आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जो भारतीय इतिहास रखने का संदर्भ है वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल के लेकर, तो उसमें जो मेरा सबसे पहला जो तर्क आता है वो यह आता है कि जीएस का एक लार्ज पार्ट इतिहास कवर करता है। अब कैसे करता है, आपने देखा होगा कि भले आपने पीटी अभी दी, इस साल दिया, 2020, 2021, 2019 भी आपने दिया, 18 भी दिया। इसमें आपने देखा होगा कि इतिहास के प्रश्न आते हैं। अगर मैं कहूं कि भारतीय इतिहास प्लस कला और संस्कृति, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 20-22 सवाल आसानी से देखे जा सकते हैं। और ऐसे भी सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतिहास ही एक ऐसा विषय है ना कि हम भारतीय लोग, खासकर हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, जो यूपी बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग हैं, वहां ऐतिहासिक जो चीजें हैं ना वो बचपन से मिलती है सुनने के लिए कि महाराणा प्रताप ऐसे, शिवाजी ऐसे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम आधा अधूरा इतिहास तो बचपन से ही समझ रहे होते हैं। हाँ, इतिहास को एक समग्र रूप और एक तार्किक ढंग से समझने की जो शुरुआत है, हो सकता है कुछ लोग के साथ पहली बार यहाँ हो, नहीं तो बहुत लोग पहले भी जो इतिहास पढ़े होंगे या जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की होगी, उन्होंने इतिहास को थोड़ा समझने का प्रयास किया होगा या अपने ढंग से पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन जो आज की जो बात है मेरी, वो थोड़ी सी अलग है। कहने का कुल मतलब यह है कि यह सहयोगी है आपके पीटी परीक्षा में 20 से 22 सवाल को लेकर। वही मुख्य परीक्षा में फर्स्ट पेपर में ही आप देखिएगा जीएस का एक बड़ा जो पार्ट है वो कवर करता है। कैसे कवर करता है, मैंने बताया था आप लोगों से, बहुत पहले मेरी चर्चा हुई थी, जो लोग मेरी क्लास लिए होंगे शायद उनको मालूम होगा। तो मैंने कहा था कि एक जगह सम्मिलित क्वेश्चन आता है प्राचीन इतिहास और मध्यकाल से, वही दूसरा पेपर जुड़ के आता है आधुनिक और विश्व इतिहास से। यानी कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी इतिहास की एक बड़ी भूमिका है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका जीएस एक बड़ा पार्ट है, उसमें एक चौथाई पार्ट को कवर करने की क्षमता अकेले रखता है। दूसरी चीज, यह न केवल आपका सहयोगी है जीएस के या सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा में, बल्कि यह सहयोगी है आपके निबंध लेखन में भी। बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियों के आधार पे आप लोग देखते होंगे निबंध का पेपर भी है, तो निबंध में भी कहीं ना कहीं इतिहास सहयोगी हो जाता है। यानी कि जो भी कुछ लिख रहे हो, आज की जो घटनाएं हैं या इसके पूर्व की जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनके संदर्भ में जो भी आप आख्यान अपने स्तर पे देना पसंद करते हैं या जिस तरीके से लिखते हैं, उसमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो निबंध में जुड़ती है वो कहीं ना कहीं इतिहास से ही निकल के आ रही होती है। तो उस चीज को आप बहुत आसानी से समेट सकते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं सहयोगी हो जाता है आपके निबंध लेखन में भी। दूसरी चीज, मैंने कहा कि ये ऑप्शनल के जो पेपर है वहां भी ये आपको कार्य कर रहा है। तीसरी चीज, जैसे कि आप देखते हैं कि
कहा गया है, हमारी संविधान भी ये बात कहता है कि जो हमारे संविधान का मूल कर्तव्य है उसमें जो एक बात कही गई है कि अपने ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों, उनके संदर्भ में जानना, उनकी सुरक्षा करना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब आपके संविधान को और विशेष रूप से समझने में बड़ा ही सहयोगी है। इतिहास, आपका संविधान कब निर्मित हुआ, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसका भी कहीं ना कहीं हम आधुनिक इतिहास के जब अंतिम चरण में उसका ही अध्ययन कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी से भी जुड़ जाता है, यानी कि भारतीय संविधान में कहां कहां से क्या लिया गया, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, यानी कि भारतीय संविधान जो आज बनकर दिखाई दे रहा है वो क्या एक दिन की प्रक्रिया का परिणाम है या सतत प्रक्रिया का परिणाम है। इस तरीके के प्रश्न भी आपने देखे होंगे। यानी कि संविधान निर्माण जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की जो चर्चा होगी हम उसमें भी थोड़ी बात करेंगे। यानी कि पॉलिटी का भी एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इतिहास से कवर किया जा सकता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल चीजों में थोड़ा सा और अगर जाएं तो हम देखते हैं कि जैसे आईआर वगैरह हम पढ़ते हैं तो आईआर में क्या प्रासंगिकता है। तो वहां पे जैसे हमने अफगानिस्तान को समझा तो कुषाण काल में हम अफगानिस्तान की चर्चा देखते हैं, बामियाना की चर्चा देखते हैं, गांधार की चर्चा देखते हैं। तो वहां से भी एक आपको नॉलेज का एक बैकअप मिलता है वहां से, यानी कि इतिहास वो भी कार्य करता है आपके साथ। तो ये बहुत तरीके से उपयोगी विषय है आपके लिए। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आखिर इतिहास ही क्यों रखा जाए। तो इतिहास इसलिए रखा जाए कि जितने भी आपने अब तक ऑप्शनल पेपर देखे होंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम दोनों की मैं बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि इतिहास से जो सफल होने वालों जो लोग हैं उनका रेशियो कोई बुरा नहीं है, अच्छा रेशियो है। दूसरी चीज, हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासकर यूपी और बिहार में बड़े अच्छे पद इतिहास सिक्योर कर देता है। जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, आरटीओ जैसे पदों को बड़ी आसानी से इतिहास सब्जेक्ट से कवर किया जा सकता है या उसकी सहायता ली जा सकती है वहां तक पहुंचने के लिए। कैसे कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मित्रों, जो आप पढ़ते रहिएगा आप कभी बोर नहीं होइएगा। चूंकि ये हमारे हम जब भी हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे विज्ञान हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ दीवारों पे देख रहे होते हैं कि नहीं ये बल्ब है, ये विज्ञान की देन है, ये फ्रिज है, ये एसी है, विज्ञान के देन है। इवन जो हमारे यहाँ के संप्रेषण का साधन है, जो कैमरा है, वो विज्ञान के देन है। तो इसी संदर्भ में जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं ना कहीं हम अपने पूर्वजों के गौरव को भी याद कर रहे होते हैं कि नहीं ये मंगल पांडे हुए थे, तो मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया 1857 के विद्रोह में, अच्छा किस से जुड़े हुए थे, उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुआ उनसे, या फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे हवा दे दी। इस तरीके से सारी चीजों का हम धीरे धीरे समावेश अपने अध्ययन में कर रहे होते हैं। तो वहां पे न सिर्फ इतिहास है बल्कि आपके पूर्वजों की विजय गाथा भी है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो किए हुए कृत्य हैं उनका भी अध्ययन कर रहे होते हैं। ये तो बात हुई हमारे इतिहास के थोड़ी समझ की कि मतलब आखिर इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, इतनी सारी चीजें हटा दीजिए, मेंस दिए हैं आप लोग, ये सब सारी चीजें मालूम होंगी आपको। दूसरी चीज मैं अपेक्षा यह भी करता हूं आप लोगों से कि आप लोग एक अच्छा ज्ञान रख के हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अपनी जो दिमाग है उसको पूरा खुला रखेंगे और जो भी चीजें आपको दी जाएंगी उसको संतुलित ढंग से ग्राह्य करने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसे आत्मसात करेंगे आप बेहतर तरीके से। दूसरी चीज, हमारे साथ लगातार मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे तो आप धीरे धीरे एक स्तर को प्राप्त करेंगे। उसके पहले अभी जो छोटी सी हमारी बात है वो है इतिहास के संदर्भ में कि आखिर इतिहास होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इतिहास का पिता कौन है तो बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, या कह लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले इतिहास को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में सुसज्जित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा है, क्या उस इतिहास में भारत को स्थान दिया है? अगर दिया है तो किन किन जगहों पे दिया है, ठीक है, उसका भी हमें ध्यान करना होगा। तो भाई हम देखते हैं कि पहले कि हेरोडोटस क्या भारत को पूरी तरीके से समझ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं समझ रहा है?
क्योंकि हेरोडोटस कभी भारत आया ही नहीं है, वो कैसे समझेगा भारत को? जब तक आप कहीं न जाएं तो उस जगह के बारे में कैसे समझेंगे? सिर्फ कहीं सुनी बातों पे, कुछ लिखे हुए तथ्यों पे, आख्यानों पे, या सुनी सुनाई हुई किदवंतियों पे। अगर किदवंती इतिहास है तो फिर इतिहास बेकार है, फिर पढ़ना। इतिहास किदवंती नहीं हो सकता। नहीं, इतिहास और किदवंती में अंतर है। क्या अंतर है उसको समझेंगे। हर एक कहानी इतिहास से निकलती है, लेकिन हर कहानी इतिहास नहीं होती है। इतिहास बहुत कम कहानियां होती हैं जो इतिहास का वाकई रूप होती हैं। देखिए, किदवंती कहानी वर्सेस इतिहास को अगर हम समझें, हिस्ट्री को समझें, तो हम इतना ही कहेंगे कि किदवंतियों में वो भी उसी तरीके की बातें हैं, बस प्रमाण और साक्ष्यों का अभाव होता है। इतिहास तर्क और वैज्ञानिक आधार पर चलता है। इतिहास में प्रमाण होते हैं घटनाओं को सिद्ध करने के लिए, इसलिए वो इतिहास होता है। अगर कोई भी तथ्य बिना प्रमाण, बिना तर्क के है तो किदवंती है, इतिहास नहीं है। यानी कि हमें समझना होगा कि इतिहास बनने के लिए किसी भी तथ्य को पहले प्रमाणिक होना आवश्यक है, तार्किक होना आवश्यक है। अगर तर्क है, प्रमाण है, तो फिर वो इतिहास है। ठीक बात कर रहा था हेरोडोटस की। हेरोडोटस को चूंकि भारतीय इतिहास का या संपूर्ण इतिहास कहिए, इनको पिता कहा गया है। हम लोग भी मानते हैं कि नहीं, भारतीय जो इतिहास है उसके पिता या जनक, जो इतिहास विषय है उसके जनक हेरोडोटस है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के चौथे, पांचवें और सातवें अध्याय में इन्होंने भारत की छोटी सी चर्चा की, व्यापार के संदर्भ में चर्चा की, लेकिन वह पूरी तरीके से सत्य नहीं हुई। क्योंकि जब प्रमाणों की कसौटी पे जब इनके तथ्यों को रखा गया तो कहा गया कि नहीं, ये महज किदवंती है, कहानी है, इतिहास नहीं है। ठीक। दूसरी चीज, टेसियस का भी नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा। ईरान का एक राजवैद्य, उसका भी आप लोगों ने कुछ विवरण, टेरियस या टेसियस, उसका भी सुना होगा। ईएचकार जैसे विद्वान आते हैं और कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो उन्होंने कहा है कि भविष्य और जो भूत है और जो वर्तमान है, ठीक, तो उन्होंने इसमें भविष्य को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जो भूत है और जो वर्तमान है उसके संदर्भ में एक संवाद कायम करता है। यानी कि भूत और वर्तमान के मध्य एक संवाद, एक डायलॉग स्थापित करता है। वो क्या है? वो इतिहास है, ईएचकार ने कहा। ठीक। लेकिन मूलतः इतिहास में हम पढ़ क्या रहे होते हैं? इतिहास में हम अध्ययन क्या कर रहे होते हैं? किस चीज का अध्ययन करते हैं हम जब भी इतिहास अध्ययन करते हैं, देखिए, कभी भी विषयगत चीजों के लिए पढ़िए, हमेशा पढ़िए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब चीजें इंटरेस्टिंग बनानी हो, बढ़िया पढ़ना हो उसको, तो थोड़ी सी उसका वैज्ञानिक विश्लेषण की भी थोड़ी आवश्यकता होती है, ताकि जो आपके द्वारा उत्तर लेखन जो दिया जाए उसमें थोड़ी जान आ जाए, उसमें थोड़ा अंतर आ जाए। जब तक आप स्व विश्लेषण नहीं करते हैं, खुद से एनालिसिस नहीं करते हैं, या अपने दिमाग में एक अलग तरीके का डायलॉग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जो कि चलना चाहिए एक विद्यार्थी को, तब तक ये सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपके मन में भी सवाल चलने चाहिए। आपके दिमाग में आप कोई भी तथ्य पढ़िए तो उसे एज इट इज आत्मसात मत करिए। उन तथ्यों को अपनी तर्क की कसौटी पे परखने का प्रयास कीजिए, फिर उन तर्कों पे प्रमाणों को लगाइए। अगर प्रमाण और तर्क दोनों उस तथ्य को सिद्ध करा रहे हैं तो आप समझिए कि नहीं, वो इतिहास की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज, आप तथ्यों से एक अलग तथ्य निकालने का भी प्रयास करिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि तुर्कों की विजय का भारत में क्या कारण था, यह तुर्क विजय का जो हुआ भारत में, उसके क्या कारण थे, तो तुर्क विजय का कारण अगर हम जानेंगे तो हमको यह भी पता लग जाएगा कि जो तुर्क विजय का कारण हो सकता है वो राजपूतों की कमजोरी का कारण भी हो सकता है।
चूंकि तत्कालीन सत्ता तुर्क किसको रिप्लेस कर रहा है? राजपूतों को कर रहा है। किस ईस्वी की बात हो रही है? 750 से लगभग 1150 की मैं बात कर रहा हूं, 12 यानी कि 12 कह लीजिए, 1200 की बात कर रहा हूं। ठीक, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग तुर्क आना शुरू कर देते हैं 1000 के आसपास ही, लेकिन उनका जो अस्थायित्व जो आया, जो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद बिन गोरी जिसको कहते हैं हम लोग, कि मोहम्मद गोरी के समय जो अस्थायित्व आया, उसके समय जो उसके 3 सिपा सालार आए, जो उसके साथ कौन कौन, एल्दौज, कुबाचा और कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी है जो कि बिहार और बंगाल की तरफ फतेह करता है उन क्षेत्रों को भी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी तो वो भी है। तो ये इन लोगों ने आकर फिर यहाँ पे क्या किया कि गोरी के मरने के बाद तुर्क व्यवस्था को भारत में स्थापित करना शुरू किया। लेकिन ये तुर्क विजय जो हुआ, उस तुर्क विजय के पीछे क्या कारण था? तो वह कारण वही हो सकता है जो राजपूतों की पराजय का कारण था। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो तुर्क थे उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, यानी कि राजपूतों के पास उस नस्ल के घोड़े नहीं रहे होंगे, उनके हथियार हल्के थे, यानी कि राजपूतों के हथियार थोड़े भारी रहे होंगे। यानी कि एक तथ्य दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है, समानार्थी होता, बस उसमें से थोड़े अंतर निकालने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज आप देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि इतिहास क्या है भाई बेसिकली, तो अभी हम समझ रहे थे कि हेरोडोटस उसके पिता हैं। फिर मैंने कहा कि हेरोडोटस के बाद भी अन्य परंपराएं हैं जो इतिहास लेखन का कार्य करती आ रही हैं। कभी कभी हम भारतीयों पे यह भी आरोप लगा कि हम भारतीय इतिहास कुछ जानते ही नहीं है, ठीक, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम राजतरंगिणी पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृत में लिखी हुई कलहड़ के द्वारा एकमात्र पुस्तक है जो कि पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक विवरण पे आधारित है, ठीक। और उसमें यह भी लेखक दावा करता है कि सलांग सैव विद्वान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने सरस्वती, यानी कि वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर, दरबारी आडंबरों से मुक्त होकर, राजा के दबाव से मुक्त होकर एक ग्रंथ की रचना करता है। यानी कि हमारे पास इतिहास लिखन की परंपरा उस समय दिखाई देती है। हालांकि उसके पहले भी अगर हम जाएं तो जब हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराण भी कहता है, कुछ कहता है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वाराणीस्य वंशानुचरित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम, यानी कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, ये तमाम चीजें पुराणों की विषय हैं, यानी कि पुराणों के द्वारा अंकित किया गया है। भारतीय इतिहास लेखन से परिचित नहीं था, एक कहना ही एकदम निराधार है। नहीं, भारतीय इतिहास लेखन जानता था, लेकिन उसकी इतिहास लेखन की पद्धति थोड़ी अलग तरीके की थी। वह इतिहास लेखन थोड़ा अलग तरीके से किया गया। हो सकता है वो आने वाली पीढ़ियों को इस चीज को समझाना चाहता था, इसलिए उसने उसे प्रॉपर इतिहास का नाम न देकर बल्कि उसे पुराण, उपनिषद, इन तरीकों का नाम देना शुरू कर दिया। हालांकि पुराण जहां तक है वो पूरी रूपेण अभी तक सिद्ध हो चुका है, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ये कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के मतलब अनमोल खजाने को अपने अंदर छिपाए हुए हैं। और वहां से भारतीय इतिहास को जब भी हमें दुविधा लगती है तो हम वहां पे कुछ विद्वान उसको टटोलते हैं, तमाम तत्कालीन जो पुरातत्व स्थल है उनकी खुदाई करते हैं और वहां पे मिले हुए औजार और अभिलेखों के माध्यम से उन तथ्यों को समानार्थी बनाकर फिर उसकी पुष्टि करते हैं, ठीक। लेकिन ये एक बड़ी प्रक्रिया है, ठीक। ये सबके लिए आवश्यक नहीं है कि सारे लोग इसको कर लें, इतना तो आप समझे होंगे। तो इतिहास ऐसा नहीं है कि हम लिखना या पढ़ना नहीं जानते थे, इतिहास लेखन जानते थे भारतीय लोग। आज चूंकि देखिए विषय जो मैं पढ़ाऊंगा इतिहास, इसमें 4 सेक्शन है मूल। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास और चौथा विश्व इतिहास, यानी कि कंबाइंड स्टडी करूंगा पूरा इसका। और आपके साथ जब भी मैं अपनी क्लास लूंगा तो ध्यान रखिएगा, हम प्रश्नों के माध्यम से चलेंगे। यानी कि जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, आईवीसी पढ़ रहे हैं, तो आईवीसी से नए पैटर्न और पुराने पैटर्न पे अब तक कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक। पहला चीज इसको हम लोग जानेंगे कि भाई आखिर इस पे कितने सवाल पूछे गए सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सवाल पूछे गए हैं उनमें कुछ पैसिफिक एरिया है या संपूर्ण को किया गया है, कवर किया गया है। तो हम देखेंगे कि कभी कभी सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन को
आयोग ने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का उल्लेख कीजिए, या धार्मिक जीवन के कौन से ऐसे निरंतरता के तथ्य हैं जो आज भी हमारे पास विद्यमान दिखाई देते हैं। तो इन तथ्यों को बड़े आराम से पहले इस तरीके के अब हम लोग 5-10 सवाल पहले रख लेंगे धर्म से जुड़ा हुआ, फिर उसके बारे में धर्म की चर्चा कर लेंगे कि आखिर उनका धार्मिक जीवन था कैसा, फिर धर्म में कौन कौन से प्रकार थे, जैसे कि मातृ देवी की पूजा क्या है, वृक्षों की पूजा क्या है, सूर्य उपासना क्या है, जल पूजा क्या है। इन सारे तथ्यों पे ताबीज और जादू टोना का प्रयोग हो रहा है तो किस स्तर पे हो रहा है, इन सारे तथ्यों पे एक बारी की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बड़े आसानी से धार्मिक जीवन से पूछे हुए सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, कोई उसमें मतलब दुविधा ही नहीं बची है। दूसरी चीज, हमें इतिहास को, जैसे आज मैंने शुरू किया है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज नवीन क्लास के लिए, जो आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार जुड़ते जाइए आप लोग, और एप्लीकेशन पे जो कैरियर पथ हमारा एप्लीकेशन है वहां आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है ना बस महज एक प्रचार के लिए यूज किया जाता है। और विश्वास करिए कि जब हमारे साथ आप एक एक विषय पे काम करेंगे, जैसे अभी यहीं तक मुझे अपनी चर्चा रखनी है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है। सेकंड क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें पढ़ना कैसे होता है इतिहास को। जैसे मैंने थोड़ा सा आज इतिहास का इंट्रोडक्शन एक देने का प्रयास किया आपको कि आखिर इतिहास है क्या, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना। देखिए हमारे पास तथ्य खूब है, हमें पढ़ना थोड़ा है, एकदम स्मार्ट स्टडी किया जाता है। देखिए हार्ड स्टडी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा लेबोरियस लोग जो होते हैं ना बहुत काम नहीं कर पाते, बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे आप देखते होंगे कि जंगल आपने सुना होगा, फॉरेस्ट, आप लोग कई लोग तो सफारी भी करने जाते होंगे तो उनको मालूम होगा कि एक्चुअली में होता क्या है जंगल में। देखिए गधा जो होता है ना बड़ा परिश्रमी जानवर है, दिन भर रहता है एकदम राउंड पे, यहाँ से घाट से धोबी के घर तक जाएगा बेचारा, ईंट वाले के साथ है तो ईंट वाले के साथ चल रहा है एकदम बिल्कुल। लेकिन एक जानवर होता है बड़ा ही सुस्त है, लुंज पुंज है, उससे बड़ा जानवर भी है, लेकिन वो जानवर एक अलग ही कैटेगरी का है। जैसे शेर की मैं बात कर रहा हूँ, शेर 14-15 घंटे सोता है। आप लोग को मालूम होगा जब विज्ञान का तथ्य पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 16-17 घंटे तक सोने वाला जो जानवर है वो शेर ही है, खूब सोता है, बहुत आलसी होता है। उससे बड़ा जानवर भी है, उससे ज्यादा ताकतवर है हाथी, ठीक। लेकिन जंगल में राजा जो माना गया वो न ज्यादा मेहनत करने वाले को माना गया, न ज्यादा बलशाली को माना गया। बोला गया कि उस तरीके का जानवर जिसमें सारी क्वालिटियां एक साथ विद्यमान है और वहां अति नहीं है, थोड़ा बुद्धिमान भी है, थोड़ा बलवान भी है, थोड़ा गुस्सैल भी है, थोड़ा हर चीज है उसमें, ठीक है। देखिए कभी भी तथ्य को पढ़िए तो बड़ी स्मार्ट तरीके से पढ़िए, शेर की तरह काम करिए। गधा हाथी बनने की आवश्यकता नहीं है, शेर की तरह एकदम आराम से सोइए, जितना सोना है अच्छी नींद लीजिए। लेकिन जब पढ़िए ना तो बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, या इसके बाद अब मुझे इसको नहीं पढ़ना है, उस तरीके से पढ़िए, उसको याद कर डालिए, पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए कि जब भी आपसे कोई नींद में भी जगा के पूछे कि फला तथ्य का तात्पर्य क्या था, तो आप बिल्कुल नींद में भी जवाब दें। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को आप लोग समझेंगे धीरे धीरे। हालांकि मेरे ऊपर भी समय का थोड़ा दबाव रहता है। तो अभी बात जो हुई इतिहास के संदर्भ में कि क्यों ऑप्शनल पेपर रखा जाए, मैंने 2-3 तथ्यों को आप लोग के सामने रखा है। आप लोग खुद बुद्धिमान है, सोचिएगा समझिएगा कि किस किस तरीके से, मेरे से सिर्फ मेरे तथ्यों पे मत जाइएगा। हाँ, थोड़ा मेरे द्वारा जो भी कहा गया है उसको अपने तर्कणा पे उसको कसिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।